हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और आज हम देखने वाले हैं रोड मैप फॉर पॉलिटी। ठीक है, आपको पता है कि आपके पेपर 3 में जो है जनरल नॉलेज के पोर्शन में पॉलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, पॉलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीज़ें देखनी होंगी कि कौन कौन से चैप्टर रेलेवेंट हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होता नहीं है कि कौन से चैप्टर्स, क्योंकि सिलेबस में ब्रॉडली डिस्क्राइब नहीं है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर ऐड कर, मतलब उनको आपको पढ़ना है। तो इसलिए मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे आपके लिए एक वीडियो ये ला रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपको कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है और किस तरह से पढ़ना है। दैट ऑल्सो आई टेल यू राइट नाउ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट शुड बी द रोड मैप फॉर पॉलिटी। देखिए, टोटल मैंने टॉपिक्स को कवर कर रखा है। ठीक है, कि कितने टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाह रहे हो तो देखिए क्या होता है ना कि पॉलिटी में प्रॉब्लम क्या आती है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सिमिलर भी होती हैं और एट द सेम पॉइंट एक छोटी सी चीज़ कोई होगी जो कि उसमें कॉमन नहीं होगी, सेम नहीं होगा, वहाँ आप कंफ्यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको ज़रूरी है जानना कि कैसे करके आपको पॉलिटी को पढ़ा जाए, किस तरह से पॉलिटी को अप्रोच किया जाए, सो दैट you can remember the nitty-gritties of polity, so that you can be confident and get good marks in your examination। ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स पॉलिटी में, आपको 100% मार्क्स आप ला सकते हो इजीली, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के नहीं, कुछ चीज़ों को फोकस करके। तो देखते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं टॉपिक्स टू कवर, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले बेसिक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बेसिक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। यूट्यूब चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं आराम से, मॉड्यूलेशन के चैनल पे अवेलेबल है वो बेसिक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। तो बेसिक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्योंकि पॉलिटी क्या है, पॉलिटी में आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो एक पार्ट है, और चीज़ें हैं जैसे कि क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉज, ये सारी चीज़ें क्या है, लेकिन वो आपके सिलेबस के लिए रिलेवेंट नहीं है। इंडियन पॉलिटी में हमें जो पढ़ना होता है सिर्फ ये पढ़ना होता है कि हाउ डज द इंडियन पॉलिटी वर्क। ठीक है, कैसे काम करता है ये, तो उसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह काम करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह काम करता है इससे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो कुछ बेसिक्स जो है ना, बेसिक चीज़ें कि जैसे जब हम आज़ाद हुए तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने फ्रेम कर रखा है या फिर ब्रिटिश जो लोग थे, ब्रिटिशर्स के ही कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो करते हैं, ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको मैंने यहाँ अच्छे से इन ग्रेट डिटेल मैंने इसको कवर करा कर रखा है, मतलब उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा टॉपिक जो है वो पार्ट्स एंड स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट स्केड्यूल्स में बटा हुआ है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा गया है। ठीक है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, ऐसे करके। तो इन टोटल 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, और 12 स्केड्यूल्स हैं। तो आपको वो 25 पार्ट्स याद होने चाहिए कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, और 12 स्केड्यूल्स याद होने चाहिए। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको आराम से हो जाएगा, लेकिन आपको एक बार अच्छे से देखना होगा कि पार्ट्स कौन कौन से हैं और स्केड्यूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए कुछ चीज़ें। जैसे प्रिएम्बल जो है वो तो एक तो प्रिएम्बल याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी इन जनरल भी प्रिएम्बल याद हो तो अच्छा होता है। ठीक है, उसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी, और 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको टिक करना है। ठीक है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट है नहीं है, इसके ऊपर कुछ एक केस है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी मैंने आपको मॉड्यूलेशन के यूट्यूब चैनल पे कवर करा रखा है अच्छे से। ठीक है, अब देखिए, प्रिएम्बल जब आप पढ़ लोगे, देखिए इसी क्रोनोलॉजी में आपको पढ़ना है। ठीक है, क्रोनोलॉजी को चेंज नहीं करना है, बिकॉज अगर आप चेंज कर दोगे तो आप चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स क्या है कि जैसे आप इस कंट्री में रहते हो तो आपके पास कुछ राइट्स हैं। ठीक है, कुछ राइट्स आपको अलाउड है कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और फंडामेंटल क्यों है, क्योंकि दीज आर फंडामेंटल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। और अगर आपके इस राइट को इफ समवन ट्राइज टू
take away these rights from you, then you are in a position to go to Supreme Court directly. फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं, जैसे जनरली आप कोई केस करते हो तो कैसे करते हो, आप केस करते हो पहले लोअर कोर्ट में, फिर आप जो है धीरे से अपर कोर्ट में जाते हो, हाई कोर्ट में जाते हो, फिर आप सुप्रीम कोर्ट बढ़ते हो. बट फंडामेंटल राइट के वायलेशन केस में यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो समझ जाओ ना इसका जो इंपॉर्टेंस वो समझो. दिस गिव्स यू द राइट टू डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट बाय पासिंग ऑल द लोअर कोर्ट्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फंडामेंटल राइट्स 6 तरह के हैं और कौन कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए, आर्टिकल्स पता होने चाहिए. ठीक है, फिर आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये आपको प्रोवाइडेड है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, ये चीज़ें ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेट को फॉलो करना है वाइल फॉर्मुलेटिंग एनी लॉ. ठीक है, कुछ भी कोई प्रिंसिपल कोई काम करने से पहले स्टेट को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है जो चीज़ें दे रखी हैं इनमें, और उसके हिसाब से जो है ना उसको लॉ को फॉर्मुलेट करना है ताकि. और ऐसे इसमें ना 3 तरह के एक्चुअली डीपीएसपी इसको हम शॉर्ट में कहते हैं. 3 तरह के डीपीएसपी मेनली हैं जो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसको 3 टाइप्स में बांट दिया है. लिबरल इंटेलेक्चुअल, पहला सोशलिस्टिक, दूसरा गांधीयन और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल. तो आपको इन सारी चीज़ों को समझ में आना चाहिए. एक्चुअली स्टेट के पास रिसोर्सेज कम होने की वजह से इनको फंडामेंटल राइट्स में नहीं डाला गया था. और इस केस में एक और चीज़ है कि ये जस्टिसेबल नहीं है, मतलब आप इसके लिए केस नहीं कर सकते कोर्ट में कि आपको डीपीएसपी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है. ठीक है, तो बाकी डीपीएसपी कौन कौन से हैं ये आपको पढ़ना होगा. फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, आपको इन टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो आपको मतलब यू आर सपोज टू डू एज यू आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री. इट इज़ सपोज दैट इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट यू विल बी ऑब्जर्विंग दिस ड्यूटीज़. टोटल 11 हैं. ठीक है, इनको ध्यान में वही चीज़ें हैं कि नेशनल फ्लैग को जो है, नेशनल एंथम जो है, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना है. फिर आपको जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है उसको देखना है अच्छे से. डिग्निटी ऑफ वुमेन को मेंटेन करना है. इंडिविजुअल ग्रोथ और सोसाइटी ग्रोथ के बारे में है. तो ये 11 चीज़ें हैं. ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़. एक चीज़ और इसमें कि ये कब जो है, ये चूँकि इनकॉर्पोरेट बाद में हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के टाइम नहीं हुआ था, इसीलिए ये पार्ट 4A में आता है. तो इसको आपको पता होना चाहिए कि ये कब आया, कौन सी कमिटी थी. ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपको. 7th प्रेसिडेंट के बारे में. प्रेसिडेंट आपको पता होंगे कि प्रेसिडेंट कौन है. ठीक है, उनके बारे में आपको सारी चीज़ें पता होंगी. बट मतलब आपको उनके अपॉइंटमेंट कैसे होता है, किस तरह से वो इलेक्ट होते हैं. ठीक है, किस तरह से उनका टर्म क्या होता है, कितने दिनों तक वो, उनका टेन्योर क्या है, कितने दिनों तक वो उस ऑफिस में रहते हैं, फिर क्या कितने बार वो अपॉइंट हो सकते हैं, फिर उनका जो पावर्स हैं, उनके पावर्स और फंक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी. सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट में भी आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी है. जितने भी बॉडीज़ हैं ना, जैसे एक सेंटर है और एक स्टेट है, मैंने आपको बता रखा है. सेंटर और स्टेट में अंतर क्या है, सेंटर और स्टेट लगभग अपने स्फीयर में वो जो है मतलब सुप्रीम है. बट सेंटर का मतलब हो गया एक गवर्निंग अथॉरिटी जो कि दिल्ली में बेस्ड है, जो कि पूरे इंडिया को देखती है. ठीक है, पूरे इंडिया को संभालती है. और स्टेट की अथॉरिटी स्टेट तक में ही वो सीमित है कि अपने ही स्टेट में जो लॉज बनाने वो फॉर्म करेंगे. लेकिन सेंटर जहाँ भी चाहे मतलब पूरे इंडिया के लिए वो लॉ बनाती है. इसमें भी लॉ में क्या है, 3 तरह के लिस्ट हैं. यूनियन लिस्ट, आपको स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है. इसमें क्या है कि हर एक लिस्ट में दिया हुआ कि स्टेट इस पे लॉ बनाएगा, यूनियन इस पे लॉ बनाएगा, कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं. ठीक है, तो वो आपको पता होनी चाहिए. तो उसी हिसाब से यूनियन में प्रेसिडेंट होते हैं मतलब सेंटर में, और स्टेट में गवर्नर होते हैं. ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, यही सारी चीज़ें पढ़नी है आपको. इलेक्शन, पावर्स एंड फंक्शंस, टेन्योर, ओथ, ये सब चीज़ें आपको इनके बारे में पढ़नी है. तो आपको अब देखिए यहाँ से मैं आपको बताना शुरू करता हूँ. ये चीज़ें आपको एज इट इज़ पढ़नी होंगी. बट इसमें थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल आप चीज़ें हैं, तो थोड़ा उस तरह से टेक्निकल क्या है मतलब आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी को अपना मोल्ड करना होगा, चेंज करना होगा. क्यों? इसके लिए क्या करना होगा कि जैसे भी जितने भी हैं, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है, ये जो है ना ये मोर और लाइक सेम है. जो रोल प्रेसिडेंट सेंटर में ऑब्जर्व करते हैं, जो उनका रोल एंड फंक्शंस है, सिमिलर फंक्शंस गवर्नर के भी हैं. तो आप इनको कंपेयर करके पढ़ोगे. वाइस प्रेसिडेंट भी कुछ हद तक वैसे ही हैं. आप कंपेयर करके पढ़ोगे कि अच्छा प्रेसिडेंट जो है वो उनका ओथ चीफ जस्टिस जो एडमिनिस्टर करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नर का ओथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करते हैं. ठीक है, इसी तरह से आपको कंपेयर करके पढ़ते रहना है, तभी आप समझ पाओगे. तो ये हो गए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर.
सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में एक दो चीज़ें ज़्यादा आपको मालूम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, कि कितने % लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रखा जाता है, मतलब कितने, क्या लिमिटेशन है, कुछ रोल्स एंड फंक्शन बस। और प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है, किस तरह चुने जाते हैं, ठीक है, क्या फंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें, क्या पावर्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बताया ये सेंटर में है, तो चीफ मिनिस्टर स्टेट में है, एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो ये दोनों चीज़ें भी आप कंपेयर करके पढ़ोगे, क्योंकि रोल्स सिमिलर होते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है, तो इनको भी आप कंपेयर करके पढ़ोगे। फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, सिमिलर चीज़ें, पार्लियामेंट सेंटर में, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट में, लॉ मेकिंग बॉडीज है दोनों, तो ये भी सिमिलर है, इनको सेम एंड सिमिलर करके और डिफरेंसेस के हिसाब से पढ़ोगे, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में जनरली 1 हाउस है, लेकिन कुछ कुछ राज्य में, टू बी एग्जैक्ट शायद 11 जो स्टेट्स में 2 हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, काउंसिल भी है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली किस तरह काम करती है और आपको पार्लियामेंट किस तरह काम करता है, आप उसको कंपेयर करके पढ़ेंगे तो दैट विल बी ईजी फॉर यू, ठीक है। चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सेम चीज़, सुप्रीम कोर्ट हालांकि जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, बट सुप्रीम कोर्ट जिस तरह काम करता है हाई कोर्ट भी उसी तरह काम करती है, बट हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है वो जनरली स्टेट के अंतर्गत होता है, ठीक है, स्टेट के ऊपर जो कानून है उस पर, या स्टेट के अंदर कोई केस है तो उसको वो डील करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंटर स्टेट केस को नहीं डील कर सकते हैं, या फिर कुछ वैसा, मतलब इतना ही रेस्ट्रिक्शन है बहुत ज़्यादा, बट जनरली यही होता है। इनको भी आप ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन आपको बॉग डाउन नहीं होना। इनको बस क्या करना है कि आप 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक तरफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, NCB। आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसीलिए आप एक लिस्ट में जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, एक लिस्ट में जितने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उसको लिख लेंगे, साथ में आर्टिकल्स लिखते चले जाएंगे बस, और आपको कुछ नहीं करना इससे ज़्यादा। मतलब मोस्ट प्रॉब्ली कोई क्वेश्चन आएगा भी तो आपके में ऐसा आएगा कि विच ऑफ दीज इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। जैसे फिनांस कमीशन वगैरह के बारे में आर्टिकल 280 तो आपको पता होनी चाहिए, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो आपको एक लिस्ट बना लेना है, ये 1 पेज में आपका कवर हो जाएगा, ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ठीक है। अब देखते हैं अमेंडमेंट्स एंड आर्टिकल्स। अमेंडमेंट्स एंड आर्टिकल्स जो है उसके लिए क्या है कि कुछ अमेंडमेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो 100 से ऊपर अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बट कुछ अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 42nd, 44th, ठीक है, 76th, 77th, 97th अमेंडमेंट। तो ये कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। 86th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए आपको, 69th के बारे में। तो मतलब मोटा मोटी 10 अमेंडमेंट होंगे जिनको आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा कि इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। इमरजेंसी के टाइम वो आया था 1976 में, तो वो आपको पढ़ना होगा। फिर आर्टिकल्स, एक लिस्ट बनाना होगा आपको जिसमें आर्टिकल्स, क्योंकि पिछले PYQ में मैंने आपको बताया, PYQ में भी, कि एक जो आर्टिकल्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आर्टिकल दे दिया है और एक तरफ एक कॉलम में आपको कुछ चीज़ें दे रखी हैं, एक कॉलम में आर्टिकल्स दे रखे हैं, आपको मैच करना है, तो आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल जितने भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब बैठ के याद करो। अब आर्टिकल 300 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सूट और जो ये इसके बारे में है, कॉम्पनसेशन के बारे में, वो आपके काम का नहीं है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जैसे फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है, DPSP इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे आपको लिस्ट करके बनाने होंगे। तो ये जो है ज़रूरी है, और यही जो है हमारा रोड मैप है, और इसी तरह से हम मूव करेंगे। इन्हीं चीज़ों को हमें पढ़ना है, इन्हीं चीज़ों के हिसाब से हमें चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। अमेंडमेंट एंड आर्टिकल और मिसलेनियस मैंने ओपन छोड़ा है। मिसलेनियस में 2-3 टॉपिक्स आ जाएंगे, जैसे कि फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ी टॉपिक्स जो छोटे छोटे हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम मिसलेनियस में कवर करेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ों को ही पढ़ना है, इतने ही टॉपिक्स को पढ़ना है और इसी तरह से पढ़ना है। सेम और सिमिलर के हिसाब से जो डिफरेंसेस, सिमिलर और डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से आपको कंपेयर करके पढ़ना है, तभी आप यू विल बी इन अ पोजीशन टू हैंडल द क्वेश्चंस, ठीक है।
बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, एक एक दो दो पेज के नोट्स बनते हैं इसमें, और थोड़ा पार्लियामेंट बड़ा बन सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर बड़ा बन सकता है, बाकी सब 2 पेज 1 पेज ऐसे करके हैं। और कुछ चीज़ें जो शुरू के हैं वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं बस, तो यू डोंट हैव टू बॉक डाउन, सारा कुछ आराम से करते चलेंगे, हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है, परेशान नहीं होना है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। पहले तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जो है कर दें और कमेंट करें, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्वेरीज जो भी होंगी हम उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जो मॉड्यूलेशन CUET 2024 उसको ज्वाइन कर लें, उसमें डेली अपडेट्स आते रहते हैं, आपको वीडियोज़ के बारे में पता चलता है। साथ में आप हमारे कोर्सेज़ को लेने के लिए अगर चाहते हैं, कोर्सेज की जानकारी चाहिए, तो आप प्लीज़ मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप पे जाएं, वहाँ पे कोर्सेज आपके लिए अच्छे से दे रखे हैं। और आपको जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, आप कोर्स में अगर इनरोल करोगे तो आपको फिर CUET के लिए ना कोई बुक खरीदने की ज़रूरत है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है। वी विल इंश्योर दैट एवरीथिंग इज़ कवर्ड, ठीक है। हम यही कोशिश कर रहे हैं और हमने स्टडी मटेरियल आपको बेस्ट सोर्सेज से उसको एक जगह पे करके आपको दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप पे जाएं एंड दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए तो पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स।